अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। प्रोग्राम का आगाज़ एक अफसोसनाक ख़बर के साथ कि हसन सतपारा जो कि पाकिस्तान के एक नामवर कोह-ए-पैमा थे, उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थे। इसी तरह मिसबाहुल हक़ के ससुर का भी इंतकाल हुआ था गुज़िश्ता रोज़, और अब उनके लिए एक और उसके बाद ख़बर ये है कि वो ICC की तरफ से स्लो ओवर रेट के ऊपर उनको एक मैच और 40% जो मैच फ़ीस है उसका भी जुर्माना किया गया। तो उनकी ये पाबंदी हैमिल्टन टेस्ट से होगी। वतन वापस पहुंच चुके हैं मिसबाहुल हक़, और उनकी अदम मौजूदगी में अज़हर अली कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देंगे दूसरे टेस्ट मैच में। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, जिसके 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट मैच जीतकर 1-0 से बर्तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कितना मुश्किल होगा दूसरे टेस्ट मैच में कम बैक करना, और मिसबाहुल हक़ की अदम मौजूदगी में क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास, और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, किस तरह से पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम का इंतखाब किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के हवाले से, जिसमें कई एक खिलाड़ी कामयाबी के साथ अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। कामरान अकमल उनमें एक नुमाया करैक्टर हैं जो कि एक बल्लेबाज की हैसियत से टीम में वापसी चाहते हैं। उसके साथ साथ उस्मान सलाहुद्दीन ने भी बड़े रन्स किए हैं। वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेल चुके हैं, लेकिन एक लंबा अरसा हुआ उनको पाकिस्तान टीम में दोबारा नुमाइंदगी का मौका मिल नहीं सका है। लेकिन फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट की जहाँ तक अगर बात है तो उस सतह पर वो उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा करते रहते हैं। ताबिश खान एक ऐसे बासलाहियत क्रिकेटर हैं जो मुसलसल उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में कई एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बरस हा बरस से मुसलसल उम्दा परफॉर्मेंस दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उनको मौका मिल नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं किस्मत का भी अमल दखल होता है। अब्दुल रऊफ़ का शुमार ऐसे बासलाहियत और इंतहाई काबिल फास्ट बॉलर्स में होता था जो नए गेंद का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनको जो उनका पीक टाइम था 2003-04 उस वक्त उनको मौका नहीं मिला, और बहुत देर के बाद कई बरस गुजरने के बाद जब उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सिलेक्ट किया गया तो उस वक्त भी वो अच्छे गेंदबाज तो थे, लेकिन जो 2003-04 वाला तीखापन और काट थी वो किसी हद तक कम हो चुकी थी। इस तरह से बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको बर वक्त मौका नहीं मिल पाता, बाज़ औक़ात टीम में जगह नहीं बन पाती और बाज़ औक़ात किस्मत उनका साथ नहीं देती। लेकिन उन क्रिकेटर्स को ज़रूर दाद देनी चाहिए जो मुसलसल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं। फैसल इकबाल भी उन्हीं खिलाड़ियों में शामिल हैं। फवाद आलम का नाम भी उन्हीं खिलाड़ियों में आता है जो हर साल डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन्स करते हैं और सेलेक्टर्स की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। इन सब को एक फ़ायदा ये होता है कि जब कभी भी टीम सिलेक्शन की बात की जाती है तो ये ज़ेर बहस ज़रूर आते हैं। टीम कॉम्बिनेशन में ना आए अलग बात है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स में इनका जिक्र ज़रूर रहता है। इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाया हुमायूं नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमाया फ़रहान निसार। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान। बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमाया है अशरफ अली साहब। अशरफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशरफ भाई, ये जब आप क्रिकेट खेलते थे तो उस वक्त भी इतनी ही पाकिस्तान के बल्लेबाजों की एक जनरल सी बात है कि अमूमी बात है कि ये जो स्विंग बॉलिंग आपने देखी न्यूजीलैंड में, अज़हर अली का मानना है कि उन्होंने आज तक इतनी मुश्किल पिच पे बैटिंग नहीं की है, इतनी मुश्किल पिच देखी नहीं है। ये सीम स्विंग, ये किस तरह से इसको काबू किया जा सकता है? और आपके वक्त में, गो कि आपका बहुत पुराना वक्त नहीं है, अभी भी आप जवान हैं, अभी भी आप वेटरन्स खेलने के लिए निकल जाते हैं, उस वक्त भी मुश्किल कंडीशंस में बैट्समैन बैटिंग कोलैप्स करती थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हम पहले जो न्यूजीलैंड की टीम थी हमारे वक्त में इतनी स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी, जितनी कि आजकल के दौर में है। ठीक है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि स्विंग और उसके क्या नाम फास्ट बाउंसिंग, जो बाउंसर्स हैं हमेशा हर बैट्समैन की वीकनेस रही है। कोई भी दुनिया का बैट्समैन हो उसके लिए वीकनेस है कि उसको ऊंचा बॉल लाया जाए और हिलता हुआ बॉल हो, तो वो बहुत मुश्किल होता है जज करना एज ए बैट्समैन। ठीक है। और हर चीज़ को काबू पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस। हमें आप देखें, हम दुबई से सीधा चले गए न्यूजीलैंड, और दुबई की पिचेस की हालत ने आपने देखी थी कि प्योर बैटिंग हमारे लिए थी, और होम हमारा क्या नाम है होम सीरीज थी। तो उस हालांकि हमें क्या चाहिए था, हमें पता भी था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम वीक है, तो हम थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस करते, अच्छी पिचेस बनाते हैं जिसमें फास्ट बॉलर्स की हमें अच्छी प्रैक्टिस मिलती, तो हमें वहाँ पे इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता जो कि आप देख रहे हैं। और मेरी तवक्को के मुताबिक बिल्कुल सही हुआ है पाकिस्तानी टीम के साथ, और ऐसे ही होना था। अच्छा। क्योंकि हम लोग लाजिम बात है कि यूज टू नहीं है
ऐसे एटमॉस्फेयर Conditions के, ऐसी कंडीशंस के, ऐसी pitches के। ऐसी पिचेस के, तो उन्होंने देख लिया हमारा ये वीक पॉइंट है जो कि उन्होंने पकड़ लिया है। अच्छा, उन्होंने वैसे एक नहीं 2 वीक पॉइंट पकड़ लिए हैं। पहली इनिंग्स में उन्होंने आगे से स्विंग पे ड्राइव खिला के आउट किया, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने पीछे मारने शुरू कर दिए थे, उसमें उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग पकड़ ली। देखें, हम प्रोफेशनल हैं, इस चीज़ के हमें पैसे मिलते हैं, हमने एडजस्ट करना है। नहीं, मुल्क की खिदमत होती है। किससे खिदमत होती है? क्रिकेट खेलने से। नहीं, खिदमत अपनी जगह है, लेकिन ये पैसे भी तो मिल रहे हैं ना हमें। अच्छा। देखिए, आपको क्यों नहीं खिला दिया उन्होंने कि आप जाएं ओपन के न्यूज़ीलैंड मुल्क की में? खिदमत कर भाई रहे हैं। लाजिम बात है, वो प्लेयर्स हैं, अच्छा। उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम प्रोफेशनल हैं ना। इसी वजह से तो पाकिस्तान के नेशनल टीम में हम सेलेक्ट हुए हैं, तो हमें अपने आप को लोहा मनवाना है। तो कैसे? उसकी मेहनत है, आपकी प्रैक्टिस है। अगर हम ये कहें कि मैंने आज तक ऐसी स्विंग देखी नहीं है, तो ये तो बड़ी गलत बात है। आपको यूज्ड टू होना चाहिए था, आपको तो ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए थी कि वो कुछ भी करते। देखें, जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हो वहाँ पे एक स्विंग खेलते हैं, समझिए आप। जहाँ पे समझ ना आ रही हो तो उसे एक स्विंग, जो इनकमिंग बॉल होता है उसको देख रहे होते हैं, बस। दोनों देखेंगे तो आपसे एडजस्ट नहीं होगा। एक टेक्निकल बात वैसे बड़ी अच्छी है कि जहाँ पे गेंद स्विंग हो रहा हो वहाँ पे आप डबल स्विंग हो रहा हो ना, हाँ। बाहर भी निकल रहा हो, अंदर भी आ रहा हो, और आप वहाँ पे जो इन स्विंग है उसको खेलें, आउट स्विंग की तरफ जाएंगे, खुद ही बाहर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये वैसे एक बड़ी तकनीकी सी बात है। स्टे करें, पिच पे स्टे करें, और पिच पे आप स्टे करेंगे तो। अच्छा, जहाँ तक मेहनत की और प्रैक्टिस की आपने बात की है, आपको लगता है कि खिलाड़ियों ने उतनी रियाजत नहीं की ऐसी बॉलिंग को खेलने की, इस तरह की सीम स्विंग खेलने की, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार दिखाई दिए? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि वैसे भी क्या नाम है, बाउंस बहुत ज़्यादा था उस पिच पे। अच्छा। जी हाँ, जो कि वाकई इनकी तवक्कुस के मुताबिक नहीं था, तो मुश्किलात पेश आई हैं। लेकिन उन्होंने भी तो बैटिंग की है, उसी पिच पे उन्होंने भी बैटिंग की है। विलियमसन ने जो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग की है, बिल्कुल। तो हमें भी वैसी बैटिंग उनको देख के ही कम से कम आदमी सीख लेता है। चलो, फर्स्ट इनिंग में तो आपकी गलती हो गई, क्योंकि वहाँ पे तो टॉस जीत के जो जीतता है वो बैटिंग करवा देता है। तो आप फर्स्ट इनिंग में चलो गलती हो गई, लेकिन सेकंड इनिंग में नहीं होनी चाहिए थी, और सब ने गलतियाँ की हैं, जिसकी वजह से हमें ये शिकस्त का सामना देखना पड़ा। ठीक है, आप वाकई ये किस हद तक दुरुस्त बात है जो अशरफ अली साहब ने कहा कि तैयारी मुसलसल या अच्छी नहीं मिल सकी? हालांकि हम शॉर्ट पिच बॉलिंग पर ही यूएई में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ गैब्रियल ने हमें आउट किया है। बिल्कुल। तो ऐसी पिच के ऊपर जहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए कोई मदद नहीं थी, तो परेशानी का शिकार तो हमारी बैटिंग बल्लेबाज वहां पर भी रहे, उछाल आती हुई गेंदों के ऊपर। यहाँ पर भी वैसी सूरत हाल का सामना रहा है। नहीं, देखना, एक बात तो हमें यहाँ ज़रूर माननी चाहिए, जब सब कॉन्टिनेंटल टीम्स जाती हैं इन जगहों पे तो वो हमेशा स्ट्रगल करती हैं। आप देखें, अगर इंडिया भी जब ऑस्ट्रेलिया गई है तो इंडिया की टीम के इतने माने में बैट्समैन स्ट्रगल वो भी कर रहे थे, हालांकि इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं। पिचेस उसका वही टाइम, आपने जब ये कंडीशंस आती हैं तो आपको इससे यूज्ड टू होना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको ज़्यादा देर रहना पड़ता है, पर स्ट्रगल तो आप करेंगे, क्योंकि सब कॉन्टिनेंटल बैट्समैन को जब सीम और स्विंग और इतनी ज़्यादा बाउंसी बॉल्स आ रही हो तो वो इससे इतने ज़्यादा यूज्ड टू नहीं होते उन कंडीशन में। और दूसरा, वो उनका होम ग्राउंड है, उन्होंने तो वहाँ ऑफ कोर्स करनी इस तरह की बॉलिंग है। पर आप ज़रूर ये बात ज़रूर देखें कि पहली इनिंग्स में उनके भी काफ़ी बैट्समैन स्ट्रगल किए हैं हमारी बॉलिंग के खिलाफ, वो भी 200 पे ऑलमोस्ट 200 कुछ पे आउट हो गए। तो पिच काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी, पर वो वहाँ खेले हुए हैं, वो वहाँ खेल रहे हैं, उनका सीजन है वहाँ के, उन्होंने उस टाइम के डोमेस्टिक परफॉर्मर प्लेयर नए टीम में डेब्यूटेंट्स भी लेके आए हैं, तो वो काफ़ी इस कंडीशन से यूज्ड टू थे। तो बात वही आती है कि हम लोग प्रोफेशनल हैं, हमें वहाँ होना चाहिए, और वही वाली बात, जो बॉल आपको नहीं समझ आ रही उसको ना खेलो, जो अंदर आ रही है उसको खेलो। पर हमने देखा है कि दूसरी इनिंग्स में अजहर अली ने कितनी बॉल्स दी, उन्होंने 3-4 घंटे बैटिंग की, 173 बॉल ही। पर वही बात आ जाती है, टेम्परामेंट का इशू आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने बॉलें तो इतनी लीव की, नजर यही आ रहा है कि वो बॉल खेलने वाली नहीं थी, पर 1 सेकंड के लिए आपने कॉन्सेंट्रेशन लूज की, टेम्परामेंट लूज किया और आपने अपनी विकेट गंवा दी। तो टेस्ट मैच में जो बैटिंग है और पाकिस्तान के जो बैट्समैन है उनका जो टेम्परामेंट है वो ये होना चाहिए कि आपको अगर नहीं समझ आ रही बॉल तो आप जाने दें, बॉल जितनी लीव करेंगे वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं। पर वो एकदम से जब टेम्परामेंट लूज होता है हमारे बैट्समैन का, उस पर अगर वो फोकस नहीं करते तो वो आउट हो जाते हैं, और वो हमने देखा। 173 बॉल्स, अशरफ साहब आप इस पर जरा कमेंट करें, इतने ज़्यादा बॉल लिए, लोग इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं कि वो स्कोर बोर्ड को रोटेट नहीं कर पाए, उनको ऐसे कर लेना चाहिए था, उनको ऐसे कर लेना चाहिए था। साथ ही साथ ये बात भी हो रही कि पिच बड़ी मुश्किल थी। देखें, तो अजहर अली तो किसी भी जगह पे नहीं बचते ना, अगर उन्होंने वक्त गुजारा है तो भी वो हदफे तनकीद है, अगर वो रन्स नहीं कर पाए तो भी हदफे तनकीद है। तो इस सारी सूरत हाल में आपका क्या नुक्ता नज़र है? नहीं, देखें, अच्छी स्ट्रगल थी कि उन्होंने स्टे किया 173
बॉल्स उन्होंने खेली हैं, इसका मतलब मैं कि 173 मिनट्स उन्होंने गुजारे तो उन्हें फिर एडजस्ट हो जाना चाहिए था और लाजिम आता है। और फिर पता क्या होता है कि इस पिच पे देखें बिहाइंड द विकेट 5 या 6 फील्डर होते हैं और गैप्स बहुत होते हैं, सामने बहुत गैप होते हैं, तो उसका वेट करना चाहिए। जहां आपको लगे कि मैं सामने चौका मिल सकता है तो उसको पुश करें, चौका तो खुद ही हो जाए ना, क्योंकि गैप आप लीड करें तो चौका हो जाएगा। खुद ही उसको बिल्कुल तेज बैट से नहीं खेला करते, स्लो बैट के साथ आराम से खेला करते हैं। जैसे हालांकि उन्होंने 173 मिनट्स क्या स्ट्रेक करने के बावजूद वो क्या रन नहीं कर सके, तो उनकी बदकिस्मती कह लें कि क्या नाम उनकी बदकिस्मती थी कि उनसे रन। दूसरा टेस्ट सेम कंडीशन सेम, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। मिसबाह लग भी नहीं है अब तो, मिसबाह नहीं है। लाजिम बात है कि काफ़ी उनसे मिसबाह का एक तो बहुत अफसोस हुआ है कि सूसर साहब का इंतकाल हो गया। हम सब की तरफ से भी अफसोस कर लेते हैं। और तो उसमें मिसबाह के होते हुए पता है एक छत होती है, उसके साए तले ये सब प्लेयर्स खेल रहे हैं और एकदम वो चला गया ना, तो लाजिम बात है कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और अजहर अली फिर खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो लाजिम बात है कि वो अपनी तरफ तवज्जो देगा या टीम की तरफ तवज्जो देगा। लेकिन अच्छा है कि अजहर अली को ही कैप्टनसी दी है उन्होंने, और चेयरमैन साहब ने बड़ा आगे आके उन्होंने स्टेप लिया है कि नहीं इसी को बनाना है कप्तान। ये अच्छी बात है। आपका ख्याल अपने हम मनसब की तरफ था, शायद विकेट कीपर की तरफ ना जा रहे हों, सरफराज को कप्तान ना बना। नहीं अभी टू अर्ली। और जहाँ तक आप अभी जिक्र कर रहे थे कि कामरान अकमल बहुत अच्छी फॉर्म में है और माशाल्लाह बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन उनकी बैड लक ये चल रही है टीम में जगह नहीं बन रही। मोहम्मद रिजवान की बन सकती है। अच्छा एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, हम ले रहे हैं वक्फे के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़, और उसके बाद हमने जो आज की फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स हैं उन पर भी बात करनी है, तो हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर कहते हैं खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ और मिसबाहुल हक की अदम मौजूदगी किस हद तक आपके ख्याल में फरहान पाकिस्तान को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनकी मौजूदगी से फ़र्क तो पड़ना ही है, और पाकिस्तान टीम को अच्छा फ़र्क नहीं पड़ना, बुरा फ़र्क पड़ने के ज़्यादा इम्कान है कि टीम के ऊपर दबाव ज़्यादा आएगा, बैटिंग स्ट्रेंथ पाकिस्तान की कम हो जाएगी। कौन से मुतबादल ऑप्शंस आपके ख्याल में ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं, और मिसबाह का ना होना किस हद तक मुतासर कर सकता है टीम की कारकर्दगी? दो तीन इसमें चीज़ें हैं कि मिसबाह जब से कप्तान बने, श्रीलंका में एक टेस्ट था जो उन्होंने मिस किया था इसी ओवर रेट की बायस, तो हफीज़ कप्तान थे, तो वो एक कम्बिनेशन उनका चलता हुआ आ रहा है। प्लेयर्स को भी पता है कि यही हमारे कैप्टन है, 90s वाली बात नहीं है कि अगली सीरीज़ में कोई और कैप्टन होगा। तो मिसबाह का जाने का फ़र्क तो पड़ेगा। उसके बाद जो नंबर 5 पे पिछले मैच में ज़ाहिर है कि वो इतना अच्छा नहीं खेले, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो नंबर 4 और 5 पे यूनुस और मिसबाह की मौजूदगी से बैटिंग लाइन को बड़ा सहारा होता था, जो इस मैच में नहीं होगा। और सबसे मुश्किल बात या सबसे खौफनाक बात यह है पाकिस्तान के लिए कि उनकी जगह खेलेगा कौन। मोहम्मद रिजवान टीम के साथ हैं, या मोहम्मद नवाज को दोबारा से चांस देंगे, या फिर शर्जील खान को ओपन करवा के अजहर अली खुद नीचे आएंगे कि वो खेलें, तो ये इतना आसान फैसला नहीं होगा। और देखें कि जो हैमिल्टन की भी कंडीशन, अगर आपको याद हो कि 93 में 127 का टारगेट मिला था न्यूजीलैंड को, और पाकिस्तान ने 93 पे आउट कर दिया था, तो हैमिल्टन में भी उसी तरह की कंडीशन ऐसी ही मिलेंगी। तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि नवाज का तो जो है कि इन्हें ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए। मोहम्मद रिजवान टीम के साथ हैं, वो खेलते भी डोमेस्टिक में भी नंबर 4-5 पे खेलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद रिजवान को ही इन्हें चाहिए कि चांस। मिसबाह की अदम मौजूदगी का फर्क तो पड़ना है, फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, लेकिन उसके मुतबादल के तौर पर आपके ख्याल में चूंकि मिडिल ऑर्डर से निकल रहे हैं, तो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को ही उनकी जगह पे टीम में देखिए मिसबाह की रिप्लेसमेंट तो नहीं है अभी। और अगर होम सीरीज हो रही होती है, अगर पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही होती है, तो कोई डोमेस्टिक का टॉप प्लेयर वो बुला के मिसबाह की जगह खिला देते, लेकिन अभी न्यूजीलैंड में जो ऑप्शन अवेलेबल है तो वो सिर्फ रिजवान या मोहम्मद नवाज हैं, तो इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। और अगर सिनेरियो देखें तो नवाज जो मोहम्मद रिजवान है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, उसको ज्यादा सपोर्ट मिल रही है, हालात उसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि उसकी टीम में जगह बन जाएगी। आपका क्या मानना है इस हवाले से? ये ऑप्शन मोहम्मद रिजवान की भी अच्छी लगती है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के बारे में ये कहा भी जाता है कि वो कट और पुल के काफ़ी अच्छे प्लेयर भी हैं, और नज़र आ रहा है कि हम लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं बाउंसी बॉल्स के खिलाफ। तो एक तो अच्छी ऑप्शन वो नज़र आती है, या दूसरा फिर अगर आपने जानना ही है वही ऑप्शन कि अजहर अली वन डाउन खेलें जो उनकी पोजीशन है, और ओपन में शर्जील खान
जाएं, पर वो एक एक्सपेरिमेंट होगा। पर इस चीज़ का सबसे ज़बरदस्त इफेक्ट ये है कि अभी हम लोग काफ़ी दिनों या काफ़ी अरसे से यही सुन रहे हैं कि मिसबाह उल हक ने अब कब रिटायर होना है, या वो रिटायर होंगे या नहीं होंगे, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा कि अब पाकिस्तान की टीम मिसबाह उल हक के बगैर कहाँ स्टैंड करती है और क्या सिचुएशन है। इवन आप देखें पिछले टेस्ट में मिसबाह उल हक और यूनुस खान अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा वफाकी दारुल हुकूमत का चक्कर लगाते हैं। हमें ज्वाइन किया जी टेलीफोन लाइन पर सरफराज नवाज बिग सैफ। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई। वालेकुम सलाम, और दोस्तों को भी सलाम जो स्टूडियो में बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। सरफराज नवाज साहब, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की पहले टेस्ट मैच में नाकामी को, और अजहर अली खासे मायूस नज़र आए हैं, परेशान भी होंगे यकीनन। पाकिस्तान टीम की बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। पाकिस्तान टीम की बैटिंग एक्सपोज क्यों हो गई है, स्विंग बॉलिंग को खेलते हुए भी और फिर शॉर्ट पिच बॉलिंग को खेलते हुए भी? आप का क्या तज्जिया है इस लिहाज से, और अगले टेस्ट मैच को सामने रखते हुए आप क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? नहीं, देखें, सबसे पहले तो जो कैप्टन को बैन कर दिया गया है एक टेस्ट के लिए आईसीसी ने स्लो ओवर रेट पर, दूसरी तरफ वो वैसे ही वापस आ गए हैं फौदगी की वजह से, तो एक तो कप्तान का ना होना बड़ा फर्क पड़ेगा। और तजर्बाकार कैप्टन भी था, एक्सपीरियंस भी था, और बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में आके वो बैटिंग को साथ लेके चलते थे, इसका काफी पाकिस्तान टीम को फर्क पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जैसे आप बातें कर रहे हैं, अजहर अली शॉर्ट पिच के ऊपर काफी कमजोर दिखाई दिया है, और अजहर अली को तो वैसे ही इन्होंने जबरदस्ती ओपनर बनाया है, हालांकि इनको रेगुलर 2 ओपनर और उसके साइड पे एक तीसरा ओपन तैयार करना चाहिए था जो रेगुलर खेलें। अजहर अली देखें, एक स्पिनर था, फिर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आया, फिर तो उसको आप ओपन करवा रहे हैं। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो उसने बड़ा स्कोर किया है डेड पिचों पर, जहां फ्रंट फुट पे आपने खेलने ऑल द टाइम, मूवमेंट भी नहीं हो रही वहां, तो लो पिचें हैं। यहाँ पे आप देखें कि जो मूवमेंट है, और उसके बाद ऑफ स्टंप के बाद उन्होंने ज्यादा खिलाया है, और ये चेज करने में हमेशा से माहिर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाद हर गेंद को चेज करते हैं। पहली इनिंग में देख लें किस तरह ये कॉर्ड बिहाइंड और स्लिपों में ये आउट हुए हैं, उसके बाद जो गेंद अंदर आया है बोल भी हुए हैं, मूवमेंट का इनको तजर्बा ही नहीं रहा। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट है, कम अज कम वेस्ट इंडीज ये जो न्यूजीलैंड जाने से पहले पिचों को ग्रीन बनाते, और उसके बाद एक आखिरी पिच जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ था उसमें प्रिपरेशन करते थोड़ी सी मूवमेंट करने की, ताकि जाने से पहले थोड़ा ये यूज टू हो। तो इस तरह की ये चीजें देखने में आई हैं। मैं कहूँगा कि कोई विजन नहीं है। अब इंतजाम ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है, जो आज मैं चैनल के किसी पे देख रहा था, कि उसने ऐलान किया है कि कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर जो कायदे आजम ट्रॉफी फर्स्ट क्लास मैचेस होंगे वो अगर मिस करेगा उसको इजाजत नहीं होगी दुनिया में कहीं जाकर लीग खेलने की, सिर्फ पैसे की खातर, और पाकिस्तान में वो ना खेले। और ये बड़ा अच्छा फैसला होगा कि जो पाकिस्तान में ना खेले डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसकी सिलेक्शन ही ना की जाए, ताकि आप जब पाकिस्तान में अच्छे प्लेयरों से खेलेंगे, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ खेलेंगे, अच्छे बैट्समैनों के खिलाफ बॉलिंग करेंगे, तो आपकी, मेरा ख्याल है कि अब तरफ से आपकी काबिलियत बढ़ेगी। तो दूसरी तरफ ये पिचें अब इनको चाहिए थोड़ी सी फास्ट बनाए और ग्रीन थोड़ी सी बनाए, ताकि अगला टूर ऑस्ट्रेलिया का भी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इतनी मजबूत नजर नहीं आई। उनका देखने रोडने मार्च ने जो 5-1 रोजा सीरीज हारने के बाद टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका से हारे हैं, उसने फौरी रिजाइन कर दिया है अपनी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से। इस तरह की ये चीजें जो सामने आ रही हैं पाकिस्तान की विजन में, ये तो मैं आपके सामने है कि नॉन टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने हर प्लेयर को इजाजत दी हुई थी, कोई ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, कोई वेस्ट इंडीज गया हुआ है, कोई न्यूजीलैंड में है, और कोई इंडिया में, बांग्लादेश में है। डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको परवाह नहीं कि कौन सा खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। हालांकि पूरी दुनिया में ये इन्होंने रूल बनाए हुए हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हिस्सा नहीं लेगा उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, और ये इंतजाम का मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा फैसला है। आइंदा टेस्ट में तो इनको अब देख के ये सिलेक्शन करनी होगी। रिजवान एक रेगुलर विकेट कीपर भी है, और बैट्समैन दूसरी तरफ नवाज है जो एक लेग स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म, और बैट्समैन भी। उसकी काबिलियत पहले तो अच्छी नजर आई है, लेकिन अब मूवमेंट जहाँ है वहाँ पे
तो आपके तमाम बैट्समैन आपके सामने घुटने टेक हैं, और अब टॉप बैटिंग से ही अगर स्कोर ज्यादा होगा तो नीचे भी इफेक्टिव होगा। अच्छा सरफराज नवाज साहब, आपने कहा है कि जो इंजमामुल हक के बयान का हवाला दिया है, जब हमारे खिलाड़ी फर्ज कर लें कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नहीं जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग में नहीं जाते हैं, आप साउथ अफ्रीका में नहीं जाते हैं, आप इंग्लैंड में अगर कोई क्रिकेट हो रही है वहाँ पर नहीं जाते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि जब पाकिस्तान सुपर लीग होगी तो उस वक्त उन ममालिक के खिलाड़ी भी वो कहेंगे जी हम भी नहीं आते, उनका क्रिकेट बोर्ड अगर उनको NOC नहीं देता तो फिर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी मसाइल पैदा हो सकते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी कायदे-आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास में है, उस वक्त इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये सारा साल तो कायदे-आज़म ट्रॉफी नहीं रहती, ठीक है, 6 माह 5 माह चलेगी, उसके बाद 5 माह आपके पास फारिग है, उस वक्त आपकी कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं, तो गर्मियों में आप जहां मर्जी जाके खेलें। देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट में पूरी दुनिया में ये है कि अपना इंग्लैंड में आप देख लें, काउंटी क्रिकेट में अगर आप खेल रहे हैं तो आपको इजाजत नहीं है कि आप काउंटी क्रिकेट के दौरान आप बाहर जाके खेलें। साउथ अफ्रीका में उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगर है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो उस वक्त वो नहीं आते। वो जब आते हैं जब उनका ऑफ सीजन होता है, तो जब इनका ऑफ सीजन हो तो जरूर खेलें जाके, ताकि इनको तजर्बा भी होगा और मुख्तलिफ पिचों में खेलने से इनकी काबिलियत में मजीद बेहतरी आएगी। लेकिन जब डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें तो आपको टॉप प्लेयरों को इजाजत नहीं होनी चाहिए बाहर जाने की, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस और उनके साथ फिर जो यंगस्टर हैं उनको इंकरेजमेंट मिलती है कि सीनियर प्लेयर भी साथ खेल रहे हैं। वरना आप देखें, शायद अफरीदी खेलते नहीं थे, कहते मुझे सिलेक्ट कर रहे, तो उस तरह की चीजें, उसकी परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ चली गई। अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट रेगुलर खेलता रहता, फिटनेस भी उसकी रहती और परफॉर्मेंस भी उसकी बेहतर होनी थी और टीम का हिस्सा भी होते। ये चीजें आपके सामने ग्रेजुअली फेड कर देती हैं प्लेयर को। जी ठीक है। अच्छा सरफराज साहब, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कई एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम में कमबैक की ख्वाहिश रखते हैं और परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। कामरान अकमल का शुमार उन्हीं खिलाड़ियों में होता है, फवाद आलम का शुमार भी उन्हीं खिलाड़ियों में होता है, उसके साथ साथ उस्मान सलाहुद्दीन एक बैट्समैन है, उनका शुमार भी उन्हीं खिलाड़ियों में होता है, ताबिश खान एक फास्ट बॉलर है, उनका शुमार भी उन्हीं खिलाड़ियों में होता है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये अगर पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये जो परफॉर्मर्स हैं इनको किसी ना किसी तरीके से इंगेज किया जा सकता है, या इनकी कोई आपको जगह बनती पाकिस्तान टीम में नजर आती है? कामरान अकमल और उस्मान सलाहुद्दीन की अगर बात करें तो देखें, उस्मान सलाहुद्दीन को मेरा ख्याल है पहले आपने देखा होगा, शायद सेलेक्ट किया था, फिर उनको शायद बगैर खिलाई वापस ले आते रहे हैं। ये इस तरह की चीजें भी तो चलती हैं। कई बॉलर उसको साल लेके जाते हैं, वो वहाँ खेलते नहीं है, जब वापस आते हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है टीम के बाहर। जैसे अहमद भट्ट है, उसको आपने देखा इंग्लैंड में लेके गए, उसके बाद वापस आया, उसका आज तक नामो निशान नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें देखने में आती हैं। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि रेगुलर किसी बॉलर को एस्टेब्लिश नहीं कर दे, कहीं राहत अली को ले जाते हैं, कहीं किसी और को डाल देते हैं, तो इस तरह तो बॉलर की एक तो आप उसको रेगुलरिटी नहीं मिलती। आप रेगुलर एक आपका 3-4 बॉलरों का टॉप क्लास में उनको लेके आए, उनको रेगुलर खिलाएं, उनकी ट्रेनिंग करें, उसके साइड बाय साइड दूसरे बॉलर जो आ रहे हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देते हैं वो भी उनके ऊपर आप उठा के रखें, ताकि उनकी एक तो फिजिकल फिटनेस ज्यादा बेहतर है, उनको खुद करनी चाहिए। ये जो उंगली पकड़ के आप लेके जाते हैं कि फिटनेस करवाते हैं, ये चीजें खत्म कर देनी चाहिए। देखें, हम खुद अपनी ट्रेनिंग करते थे, खुद आदमी अगर अपनी फिटनेस की ट्रेनिंग करेगा, उसको अपनी कमजोरियों का पता होता है कि मैं कहाँ कमजोर हूँ, किस चीज में मेरी फिटनेस कम है। तो वो अगर अपनी फिटनेस टॉप क्लास कर ले तो मेरा ख्याल है 15-20 ओवर 25 ओवर दिन में अगर करने के बाद नेक्स्ट डे भी वो उतना ही इफेक्टिव रहेगा। तो ये फिटनेस की मैं कहूंगा कि बड़ी सख्त जरूरत है। और ये आर्मी का जो कैंप लगा था उसमें शुरू में इनकी फिटनेस हुई थी, लेकिन ग्रेजुअली अब आप देखें इंग्लैंड में इनकी फिटनेस बिल्कुल कमजोर होगी। सुहेल खान का देख लें, वो पहले ओवर शुरू में काफी इफेक्टिव होता है, ग्रेजुअली उसकी रनिंग फील्डिंग में भी स्लो हो जाता है। ये चीजें इम्प्रूव करने की जरूरत है। सुहेल खान को निकाला गया, बीच में ना रखा, लेकिन हमेशा उसने परफॉर्मेंस दी है। उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसकी कंडीशन की इम्प्रूवमेंट वो उसको अपनी भी जरूरत है और इनको भी चाहिए कि कोई उसका करे। अच्छा, एक बहसीयत बल्लेबाज कामरान की वापसी, कामरान अकमल की वापसी हो सकती है? वो कहते हैं मैं सिर्फ एक बैट्समैन की हैसियत से टीम में जगह बनाना चाहता हूँ।
नहीं, कामरान अकमल की तो एज ए ऑलराउंडर ही परफॉर्मेंस देखने आए हैं, क्योंकि वो एज ए विकेट कीपर मेनली पहले जब आया है, उसके बाद बैटिंग में उसने अच्छी परफॉर्मेंस की है। लेकिन दूसरी तरफ जब उसको चांस मिला मेरा ख्याल 1-2 मैचेस में उसने परफॉर्मेंस वो उस वक्त नहीं की। उसके अलावा आपके रेगुलर जो ओपनर हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए वो कंपटीशन बढ़ सकता है कि कौन बेहतर है कौन नहीं है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो एक रोजा T20 के ओपनर हैं उनको आपने टेस्ट में डाल दिया, टेस्ट के ओपनर जो हैं उनको T20 में ले जाते हैं, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। आपको डेवलप करने पड़ेंगे कि जो जैसे समी अकरम खेलते हैं अपना वो स्लो खेलते हैं, उसको आपने इंग्लैंड में एक रोजा में डाल दिया। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, इनको जहां इनकी जगह बनती है उनको वहीं पे खिलाना चाहिए, लेके जाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरफराज नवाज साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने कीमती ख्यालात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके स्पेशलिस्ट के ऊपर जाएं, बहुत अच्छा, जो जिस टीम के लिए मुनासिब है, जिस फॉर्मेट के लिए मुनासिब है उसी को डाला जाए। ये नहीं है कि समी असलम ने अगर टेस्ट मैचेस में रन्स किए हैं तो उसको डाल दिया जाए वनडे में भी, अगर शर्जील ने T20 और ODI में रन्स किए थे उसको डाल दिया जाए टेस्ट में भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा तजिया किया उन्होंने और बिल्कुल सच्ची और खरी बातें की हैं। और वाकई में अभी हम यही कह रहे कोई थे, मुतनाज़ा बात भी नहीं की, सारी क्रिकेट की बातें की। अगर उनका तजिया आप देखें तो आज तक लगेगा पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी फैली हुई है। हमारी गुफ्तगू जारी है, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे और फिर बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। जो सरफराज साहब ने कमेंट दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के को सामने रखते हुए, उस पर भी अपने माहिरीन से राय लेते हैं। में आपको खुशामदीद कहते हैं। सरफराज नवाज साहब कहते हैं जी जो जिस फॉर्मेट के लिए अच्छा है उसी के लिए सिलेक्ट किया जाए और स्पेशलिस्ट जो हैं उनके ऊपर जाए, ये मेक शिफ्ट छोड़ दें। अजहर अली अगर अच्छे वन डाउन बैट्समैन है तो आप ओपनर्स तैयार करें, आप उसको ओपनर बनाने की कोशिश ना करें। बिल्कुल सही किया उन्होंने, बहुत अच्छा तजिया किया और बिल्कुल सही फरमाया सरफराज साहब ने। देखें हमारी जो सी प्रॉब्लम है सारी ये प्रॉब्लम है कि बैक पे प्लेयर्स की शॉर्टेज। अच्छा, एक छोटी सी माजरत चाहता हूँ, मुत्तहिदा अरब अमारात का चक्कर ना लगा लें। लगाइए जनाब, लगाएं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जी राना नवीदुल हसन साहब ने, आप UAE के बॉलिंग कोच भी बने। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप सब क्या हाल है? बहुत शुक्रिया राना साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो नई जिम्मेदारियों की। हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप वहाँ भी कामयाबियों के झंडे गाड़ें। मुझे बताइएगा कि कामरान अकमल एक विकेट कीपर की हैसियत से नहीं, अब वो ये चाहते हैं कि वो कम बैक करना चाहते हैं पाकिस्तान की टीम में एक बैट्समैन की हैसियत से। आपको लगता है कि उनके लिए ये आसान होगा या उनकी जगह बनती नजर आती है आपको? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि कामरान अकमल जो अभी जो सीजन चल रहा है उसमें माशाल्लाह उसने मेरे ख्याल 3 से 400 कर दिए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप सरफराज, नो डाउट के सरफराज भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान में बैट्समैन की कोई जरूरत है तो मैं समझता हूँ कि कामरान खेल सकता है। उसकी अभी 2-3 साल क्रिकेट और है, एज ए बैट्समैन खेल सकता है, तो क्यों नहीं। आपको देखें आपके पास टेस्ट क्रिकेट में जो यूनुस खान है, मिसबाउल हक हैं, ये आपको इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी और उसके बाद एक्सपीरियंस बैट्समैन है, शोएब मलिक के बाद ये आपके पास कामरान है, तो मैं समझता हूँ कि उसको चांस मिलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ आप बड़े करीबी जुड़े रहते हैं, आप अपनी टीम के साथ सफ़र करते हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलने के लिए। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जितने भी परफॉर्मर्स हैं, आपको लगता है कि उनकी टीम में जगह बन सकती है? जिस तरह फवाद आलम हैं, ताबिश खान के बारे में बड़ी बात होती है, सदफ हुसैन की बड़ी बात की जाती है, उस्मान सलाहुद्दीन एक बैट्समैन है, उनकी भी खासी रन्स हैं इस सीज़न में। तो आपको लगता है कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो किसी भी वक्त पाकिस्तान टीम के लिए अगर सेलेक्ट होते हैं तो वो इतने अहल और काबिल हैं कि वो परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने नाम लिया ताबिश खान का, वो नो डाउट के 2-3 सीजन से बहुत आउट कर रहा है और वो हमेशा उसको साथ लेके जाते हैं और टूर करवा के वापस ले सैर करवा के। तो मैं समझता हूँ ताबिश खान हो गए, फवाद आलम है, कामरान अकमल हैं, और भी जो अभी अपने जूनियर बच्चे का नाम लिया है, वो सारे माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, सलाहुद्दीन जिसका नाम ले रहे हैं, वो बहुत परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली अगर पाकिस्तानी टीम में कोई फेल जा रहा है बैट्समैन, तो मैं समझता हूँ कि आपके पास बैकअप है, आप इसको इनमें से किसी को भी खिला सकते हैं। आसिफ साकिब था जिसको अभी टूर करवा के उन्होंने वापस किया, उसने भी बड़े रन किए। 5-6 प्लेयर, 6-7 ऐसे प्लेयर हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, आप उनको मौका दे सकते हैं, क्यों नहीं। और डेफिनेटली हमें पाकिस्तान ए के साथ जो है वो टूर करने चाहिए, पाकिस्तान ए बनानी चाहिए, जो फर्स्ट क्लास अब चल रही है हमारी, उसमें जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपकी एक टीम बन के उसकी ए के टूर करवाएं, ताकि वो आपके लिए एक अच्छा बैकअप हो पीछे।
पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में कारकर्दगी के बाद दूसरा टेस्ट मैच आपको लगता है कि टीम कम बैक कर सकती है और मिसबाह उल हक पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होंगे? ये किस हद तक मुश्किल इम्तहान बन जाएगा टीम के लिए दूसरा टेस्ट मैच अच्छा खेलना या जीतना? देखिए जी, डिपेंड करता है कि न्यूजीलैंड ने देखें टेस्ट शुरू होने से पहले फर्स्ट टेस्ट शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड ने जितना भी वो हमें वो मतलब उसके फोकस हमारा क्रिकेट से दूर कर दिया था कि जिसे हम स्लो पिच बना रहे हैं, स्पिन ट्रैक बना रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट शुरू होने लगा तो एक दिन पहले पता चला कि वो टॉप ग्रीन विकेट उन्होंने बना दी, जो कि हमारे बैट्समैनों के लिए मुश्किल होता है। हम यूएई की कंडीशन में खेलने के आदी हुए हैं, हमें थोड़ी सी भी सीमिंग ट्रैक मिलता है या स्विंग जहां हो रही होती है वहां पे हमारे जो बैट्समैन है वो स्ट्रगल करते हैं। बाकी मिसबाह उल हक की कमी बिल्कुल महसूस होगी। दूसरा टेस्ट अब देखें कि उनको पता है कि 2-3 दिन में खत्म हो गया, तो वो डेफिनेटली वो फिर वैसी पिच। तो विक्टम्स की बात नहीं कर रहे, वो उसमें भी टॉप पे है या नंबर 2 है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, बिहाइंड स्टंप्स, और उसके साथ उसने रन्स भी किए हैं। और अगर ऐसा प्लेयर, और वो उसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली है, और अगर ऐसा प्लेयर ये सब कुछ करने के बाद बाहर बैठा हुआ है, तो फिर जो यंगस्टर्स उसे देख रहे हैं कि अगर ये इतना बड़ा प्लेयर इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद इस सिस्टम से ऊपर वाले लेवल पे नहीं आ रहा, तो फिर उनका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है जी जूनियर्स का। जी बिल्कुल। कामरान अकमल के बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, याद वर्ल्ड कप के अंदर भी जब हमारे ओपनिंग का प्रॉब्लम होता है, नासिर जमशेद को भेजे थे तो कहा कंसिडर किया जाता, क्योंकि कामरान अकमल वनडे के अंदर ओपन में काफ़ी परफॉर्म कर रहे थे, उनका कंसिडर ओपनिंग नहीं किया जा रहा था। क्योंकि अगर हम मिडल ऑर्डर में जाएँ कामरान अकमल के लिए, क्योंकि ओपनिंग में अगर आप देखें तो कामरान अकमल के साथ सलमान बट भी फाइट करें इसके लिए, उन्होंने भी कम बैक करना है, और वो भी एक बड़े अच्छे मंजे और एक्सपीरियंस। और चीफ सेलेक्टर साहब ने कहा था कि वो एक ये वाला सीजन खेलें तो हम फिर उनके बिल्कुल सलमान बट वो भी परफॉर्म करें। अगर हम मिडल ऑर्डर में जाएं, मिडल ऑर्डर में काफी ज्यादा बैट्समैन और भी थे, जैसे कभी देखे ना फवाद आलम परफॉर्म कर रहे थे, उनकी भी काफी जगह बन रही थी। और उसके अलावा हमने काफी प्लेयर्स देखे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वापस आना है। उस्मान भी अभी हारिस सुहेल ने भी कमबैक करना है अपनी इंजरी के बाद, अभी मकसूद ने भी कुछ करना है, वो भी मिडल ऑर्डर बैट्समैन है। और उसके अलावा हमने नुमान अनवर को चांसेस दिए हुए हैं, और काफी प्लेयर्स को हमने ऊपर नीचे किया हुआ है। तो मिडल ऑर्डर में तो बहुत ज्यादा लोग हैं, और यंगस्टर्स भी हैं जिन्होंने आगे अपनी जगह बनानी है। और अगर हम ओपनर्स में चले जाते हैं वहां पर अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज, सलमान बट, हम और एक और नाम बोल रहे हैं, उमर अकमल ने भी कभी कीपर करना है उन्होंने, तो वहां तो बहुत कंपटीशन है। कामरान अकमल ने क्रिकेट बहुत खेल ली है, पर अगर हम फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं तो हमें पहले इनको ज्यादा चांस देना चाहिए, क्योंकि ये लोग खेल भी चुके हैं। उसके बाद कामरान अकमल की चांस बनती है, पर कामरान अकमल को चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा कंसिडरेशन में आना चाहिए तो उनको ओपनिंग के लिए जरूर कंसिडर किया जाना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग में हमने सबको ट्राई कर लिया। और आजकल जो सिचुएशन है हमारी ओपनिंग की, उसके अंदर इस तरह का एक बैट्समैन चाहिए जो कि आगे एग्रेसिव खेले और जिसकी पुल भी अच्छी हो। तो कामरान अकमल का अगर हम कंसीडर करें तो हम ओपनिंग में कर सकते हैं, पर अगर मिडल ऑर्डर में करें तो मेरा ख्याल है मिडल ऑर्डर में यंगस्टर की बात नहीं। अब ये देखें कि एक प्लेयर जो 33-34 साल का है, वो स्टिल अभी तक वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, विकेटों के पीछे 100 ओवर कीपिंग भी वो कर रहा है, 2-2 दिन रन्स भी कर रहा है, तो फिर उसे हम क्यों नहीं कंसीडर करते? हम ये क्यों कहते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनका चांस पहले बनता है? लेकिन वैसे वो इन कामरान अकमल की कारकर्दगी के ऊपर चीफ सेलेक्टर साहब बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, क्योंकि ये सिलेक्टर के बड़े अहम प्लेयर थे। इंजमाम इनको खुद बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो मुश्किल कंडीशंस होती थी वहां पे फंस के रन्स कर जाते थे। और देखिए, आप किसी प्लेयर को राइट ऑफ ना करें कि उसने 2011 में कैच छोड़े थे तो अब वो कभी पाकिस्तान से नहीं खेलेगा। यहाँ फवाद आलम के साथ ये सरफराज ने कभी कैच नहीं छोड़ा, बहुत ज्यादा छोड़े हैं, कीपिंग रजिस्टर्ड नहीं होते, हमें उसकी वो याद नहीं रहती, वो रजिस्टर्ड नहीं होते। सरफराज भी कैचेस तो खासे ड्रॉप करते हैं। लेकिन फवाद अगर 2009 में 2 मैचेस में फेल हुआ टेस्ट में, तो अब 7 साल हो गए हैं उस बात को। उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखें, वही क्राइटेरिया ना किसी भी प्लेयर को लेके आने का। उस्मान सलाहुद्दीन 2011 में 2 वनडे खेला, उसके बाद वो 5 साल से रन्स कर रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आ सकता? और जहाँ तक इसकी ताल्लुक है कैच ड्रॉप करने की, विकेट कीपर जो कैच ड्रॉप करते हैं ना, अच्छा वैसे एक और बात है भाई, तो कोई नहीं नहीं विकेट कीपर, आप ये देखें विकेट कीपर कैच ड्रॉप करने के बाद अपने आप को कैसे वो अपने आप को फिर वापस लाता है, वापस कैसे लाता है और कितनी जल्दी लाता है, ये इसमें सरफराज में बड़ी अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, अगला कैसे ड्रॉप करना है? अगला कैसे ड्रॉप करना है? सरफराज तो ऐसे एक्ट करते हैं कुछ हुआ ही नहीं है, नॉर्मल है। इस तरह कर रहा होता है कि शायद बॉलर की गलती है। तो नहीं, मुझे बताइएगा कि ये जो वैसे आप खुद विकेट कीपर हैं, फौरन से ज़हन में बात आती है कि जो विकेट कीपर कैच पकड़ता है ना, वो लोगों को कम याद रहते हैं, लेकिन वो जो 2 छोड़ता है ना, देखिए विकेट कीपर की थैंकलेस जॉब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने तो कहना ही कहना है। सारा दिन वो बॉल रुकता है, उठक बैठक, और आप लोग चौके कराते रहते हैं, मिस फील्डिंग कराते रहते हैं। अब विकेट कीपर ने एक बाइक का चौका करा दिया, वो है कि कितना
और सारा इल्जाम उस पर लग जाएगा यार 90 ओवर अगर पकड़ता आखिरी ओवर में कोई कैच छूट जाए तो वो सारा वो इल्जाम सर वैसे कीपर पे मैं आ एक बात बताऊं आपको, मेरा ईमान है अगर आप तवज्जो के साथ जो भी काम करेंगे ना उसमें बरकत है। नहीं, कैचेस के ऊपर एक और भी बात करें, जब राहत अली ने जो कैचेस छोड़े थे वहाब रियाज के ऊपर, तो तनकीद उन पे भी बहुत हुई थी। हालांकि वो कैचेस इतने मुश्किल नहीं थे, वो तो सीधे थे। स्टेज और जिस पोजीशन पे और जिस जगह पे आपने वो कैच छोड़ा है, इंपॉर्टेंस वहां पे बन जाती है, वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है। अगर आपको उस मैच को कितना पाकिस्तान देख भाई मैच टर्न हो जाता है फौरन, बिल्कुल टर्न हो जाता है, कितना पाकिस्तान देख रहा कैचेस था। विन द मैच, तो तो यही होता है सारा। मतलब मैच की भी सूरत हाल नहीं, आप देखेंगे आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और आपकी फील्डिंग का ये स्टैंडर्ड है कि आप नीचे कितनी लंबी क्रिकेट खेल के वहां तक आप आए अब हैं। सर थोड़ा सा एक सफान ने भी जिक्र किया है जी जी कि आपने फिटनेस, हाँ फिटनेस बहुत प्रॉब्लम है। अब वो कहते हैं हम तो खुद करते थे। भाई हमारे होता ही नहीं था कोई कोच होते थे इंतखाब आलम साहब जो कैचेस कराते थे। अच्छा वैसे मैं ये जो फिटनेस है ना आपके दौर की, जो 80 की दहाई के लोग हैं, इनकी फिटनेस के ऊपर एक प्रोग्राम किया जाना चाहिए कि ये किस तरह से फिट रहते थे, इसका प्लान करते हैं। लेकिन अब इसको एक थोड़ी सी बात कर दूं आपको, 80s में जितने प्लेयर्स खेले हैं या 70 to 80, तो आप इन प्लेयर्स का आप स्टेमिना, इनका जब फिटनेस लेवल इतना हाई था कि मैं आपको बता नहीं सकता। 20 इयर्स ये फर्स्ट क्लास खेले हैं और एक मैच में अनफिट नहीं आपकी हुए। कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर है? मेरा 20 इयर्स हो गए। नहीं खाली क्रिकेटर्स का नहीं, मैं कहता हूँ 80s के दौर में पाकिस्तान में जितने भी स्पोर्ट्समैन थे आपको सबको निकालना चाहिए। जहांगीर खान को फिटनेस का लेवल बिल्कुल, देखिए, जहांगीर हॉकी खान प्लेयर्स को हॉकी देखें, प्लेयर्स बिल्कुल स्क्वॉश में देखें, हॉकी देखें, ऐसे ऐसे फिट प्लेयर्स थे कि आप 555 देखते मैच हैं परेशान हो खेले जाएंगे। गिल गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुमायूं नज़ीर, फरहान निसार आपका बहुत शुक्रिया, अशरफ अली साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपने गुफ्तगू सुने हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जहाँ तक ताल्लुक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, कुछ अच्छे फैसले इस साल हुए हैं। अब खिलाड़ियों की कुछ अपनी जिम्मेदारी भी है। सारी की सारी सारा के सारा मलबा ऑर्गेनाइज़र के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर डालने के बजाय अगर आप अपनी जगह पे एफर्ट्स ज़्यादा बेहतर कर दें तो आप नताइज ज़्यादा अच्छे भी ले सकते हैं। मीर मुराद इनफरादी आपकी कारकर्दगी और इनफरादी तवज्जो और इनफरादी मेहनत, अगर आप उस पर जाते हैं तो आपको यकीनन उसका फल ज़रूर मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दूसरे टेस्ट मैच में कमबैक करना यकीनन एक सख्त, मुश्किल और बड़ा मरहला है, बड़ा इम्तहान है। लेकिन अगर बेहतर प्लानिंग के साथ, मनसूबाबंदी के साथ, और जो एक बड़ी अच्छी बात अशरफ अली साहब ने की है कि आप जब 2 स्विंग हो रहे हैं तो आपको सिर्फ इन स्विंग खेलना चाहिए, आप आउट स्विंग को छोड़ते जाएँ तो आपके लिए आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।